वंदे मातरम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। ये एंशिएंट इंडिया का प्राचीन भारत का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके थे जिसका नाम भारत का पाषाण काल था। तो अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब ये सवाल उठता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। इधर ध्यान रखो, इधर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो पता है कि चूंकि जितना भी पुराने नगर का खोज हुआ ना, सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था, इसलिए सबको क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद क्या हुआ कि जितना भी शहर खोजा गया और जितना भी शहर मिला वो किस नदी के किनारे मिला, सिंधु नदी के किनारे मिला, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। अब देखिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी हड़प्पा की खोज। हड़प्पा में जो मुख्य कुछ इसका क्षेत्र सीमा मिला है, तो जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में जो मिला है वो सूतकांगे डोर है का इलाका, उत्तर में मालदा, पूरब में आलमगीरपुर, दक्षिण में लोथल, मालवान और देमाबाद। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है, मालदा कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। देखिए जम्मू एकदम ऊपर वाला पार्ट हो गया। फिर पूरब में मिला है आलमगीरपुर, ये मेरठ में है। दक्षिण में मिला है लोथल गुजरात में है। फिर मालवान मिला है, ये भी गुजरात में है। देमाबाद ये महाराष्ट्र में है। तो ये सब जब देखिएगा पूरा, तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार फैली हुई थी। इस आकार में चारों तरफ हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, त्रिभुज के आकार में, और चारों तरफ फैला है। इसका हड़प्पा सभ्यता का कुल जो एरिया था वो 12 लाख वर्ग किलोमीटर का था, और ये त्रिभुजाकार थी। कैसी थी, त्रिभुजाकार। अब हड़प्पा सभ्यता को 3 मेन भाग में बांट सकते हैं हम। इस चैप्टर को 3 मेन भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन, सबसे पहले पूर्व हड़प्पा, मतलब हड़प्पा के शुरुआत के से पहले। पूर्व मतलब पहले होता है, हड़प्पा की शुरुआत से पूर्व से पहले, और ये समय था 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच, पूर्व हड़प्पा। दूसरा हम इसको बांट सकते हैं परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा का समय कब से कब तक था, तो ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। 2 भाग हो गया। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पूर्व हड़प्पा कब था, 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। फिर क्या था परिपक्व हड़प्पा, ये कब था, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और फिर था उत्तर हड़प्पा, ये था 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। अब एक 2 वर्ड में कंफ्यूज होता होगा, देख लीजिए, एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईसवी। ईसा मसीह के जन्म के बाद से डेट का गिनती शुरू हुआ, तो उनके बाद से जितना ईयर होते गया उसको बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं, ईसवी। और उसके पहले जितना भी हुआ उसको बैक काउंटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। देखिए तो अब हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक इसका पूर्व हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में भी हमने बताया कि इसको 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन, पूर्व हड़प्पा, उसके बाद कौन सा, परिपक्व हड़प्पा, और फिर हड़प्पा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं पूर्व हड़प्पा के बारे में। पूर्व हड़प्पा में क्या बोला गया, तो इसका जो टाइमलाइन था ये 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में है। पूर्व हड़प्पा ये जो काल था ये क्षेत्रीयता का काल था, मतलब शुरुआती लोग यहाँ पे विकसित हुए थे। धीरे धीरे लोगों ने कुछ कुछ करने सीखा था। लोग यहाँ पे कुछ जैसे कि खाद्य संग्राहक, सामान अपना संग्रह करना, खेती का हल्का फुल्का का कोई भी जो चीज हो जाए, ये चीज, थोड़ा बहुत व्यापार की भी शुरुआत इस समय हो चुकी थी। तो इस समय क्षेत्रीयता का समय था, क्षेत्र का, एक निश्चित क्षेत्र का, ठीक है, इस सभ्यता में। और लोग इस काल को क्षेत्रीयता काल कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जितना भी आदमी रहेगा तो रहने के लिए, जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है लाइफ में, सबसे पहले हवा चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज है। कपड़ा वपड़ा तो बाद में चाहिए। तो सबसे पहले जितना भी अधिक जनसंख्या होता है वो नदी के किनारे होता है। जहां पे भी नदी रहेगा, नदी, रिवर, उसी के साइड में जनसंख्या जो होगा सघन होगा, ज्यादा जनसंख्या होगा। जनसंख्या क्या होगा उस समय, ज्यादा होगा। और जहां नदी के पहाड़ी, पठारी या अलग क्षेत्र में जनसंख्या कम होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए गंगा नदी कहां से निकलती है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी देख लेते हैं गंगा नदी कहां से निकलती है। तो हिमालय के जो वहां पे एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री नामक स्थान से
वहां से निकलती है एक धारा भागीरथी, और भागीरथी और अलकनंदा दोनों एक दूसरे को हरिद्वार में टच करती है, और वो बहती है किधर से होते हुए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए बहती है। तो देख लीजिए जितना भी पूरा भारत में जितना भी जनसंख्या है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ये गंगा नदी बीच से गई है, और उसका मैदान जो है उपजाऊ है, लोगों के रहने के लिए वो अच्छा, मतलब कि अनाज के व्यू से अच्छा जगह है। आजकल टेक्नोलॉजी हो गया, उस समय तो टेक्नोलॉजी था नहीं, तो उस समय लोग सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर थे। तो अब नदी के किनारे ज्यादा लोग बसते हैं। यहां तक तुमको जान के आश्चर्य होगा कि कितना सारा देश से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ खाली उत्तर प्रदेश का है। बहुत सारा देश से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ किसका है, उत्तर प्रदेश में। बोलते हैं कि उत्तर भारत, अपना भारत प्रत्येक साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जितना जनसंख्या है उतना भारत साल में भारत में उतना प्रत्येक साल आदमी बढ़ रहा है। तो गजब का बात है ये। अब देखिए तो नदी के किनारे तो जितना भी संस्कृति विकसित हुई है उसमें नदी जरूर होगा, नदी के किनारे जरूर हुआ होगा। तो ये जो पूर्व हड़प्पा की संस्कृति थी ये किस नदी का, तो ये हाकड़ा नदी, किस नदी, हाकड़ा नदी के किनारे ये संस्कृति विकसित हुई। ये हाकड़ा नदी कहां से निकलती है, तो ये शिवालिका की पहाड़ियों से निकलती है, और ये भारत तथा पाकिस्तान में बहती है। पहला चीज क्या बताए कि पूर्व हड़प्पा जो है ये किससे संबंधित है, तो ये हाकड़ा नदी से संबंधित है। दूसरा चीज, हाकड़ा नदी कहां से निकलती है, तो हाकड़ा नदी शिवालिका से निकलती है। हाकड़ा नदी शिवालिका से निकलती है। हाकड़ा नदी किस किस देश में बहती है, भारत और पाकिस्तान में बहती है। किलेबंदी का आरंभ, जो नहीं देखते थे किला राजा लोग बनाता था अपना क्षेत्र का, इसी वक्त किलेबंदी का आरंभ हो चुका था। किस चीज का आरंभ हो चुका था, किलेबंदी। लोग किला बनाते थे, आज भी देखते हो ना, अपना घर का चारों ओर बाउंड्री मार दिया, किला हो गया। तो इसी तरह लोग पहले क्या करते थे, किला बनाते थे। पहिए वाले गाड़ी का निर्माण, ऐसे गाड़ी का निर्माण होने लगा जिसमें पहिए होते हैं, पहिया से, अभी भी पहिया है, तो इसी वक्त उसका निर्माण का शुरुआत होता है। व्यापारिक संपर्क कहां कहां था, सबसे पहले कालीबंगन, धोलावीरा और हड़प्पा। तो कालीबंगन किस जगह पे है, तो ये राजस्थान में मिलता है। और कालीबंगन को काली चूड़ियों का शहर भी बोला जाता है। काली चूड़ियों का शहर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, का शहर कालीबंगन को बोला जाता है काली चूड़ियों का शहर, और ये किस जगह पे है, तो ये राजस्थान पे है। इसके बाद धोलावीरा की बात करते हैं, ये गुजरात में है। हड़प्पा की बात करते हैं, ये पाकिस्तान में है। किस जगह पे, पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत पे है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया ये पूर्व हड़प्पा। देखिए अब हम बात करते हैं परिपक्व हड़प्पा की। परिपक्व हड़प्पा में जो था इसमें कुछ विशेषता थी स्पेशल, मतलब ये पूरी अच्छी तरह से एक मतलब सभ्यता के रूप में बन के आ गए थे। और सबसे बड़ी खासियत थी कि ये नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। तो शुरुआत हम लोग शहर से किए और पहुंच गए गांव में। नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी। तो इसका कुछ कुछ विशेषता क्या था, सबसे पहले तो ये यहाँ पे नगर नियोजन था। बहुत बेसिक तरीके से एक नगर का निर्माण किया गया था, मतलब कि ग्रिड पद्धति थी। सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे इस तरह काटती थी। साइड में नालियों की व्यवस्था थी। स्ट्रीट लाइट लगा था, सड़क में लाइट भी लगा था। उसके बाद क्या है कि स्पेशल सब जगह पे एक बेसिक तरीके से, और देखो खिड़की रोड की तरफ नहीं खुलता था, खिड़की अंदर खुलता था। उस समय कितना दिमाग लगाया था वो लोग। जल निकासी की जल निकासी जो व्यवस्था होती है उसकी एकदम प्रॉपर व्यवस्था थी। एकदम नली था, ऊपर से उसको ढका था, बीच बीच में गड्ढा टाइप का रहता है, यहां से कभी कभी इसको साफ करना बनता है। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था थी हड़प्पा में। हड़प्पा में नहाने के लिए जब विशेष पूजा अर्चना कुछ भी होता था तो नहाने के लिए वहां पे पाया गया था। विशाल स्नानागार भी बनाया गया था, अनाज रखने के लिए बनाया गया था, रहने के लिए अलग रूम, कुआं भी पाया गया है। मतलब इधर पूरी तरह शहर की व्यवस्था थी। किस जगह पे, हड़प्पा में। पहला तो नगर नियोजन इसका बहुत बेमिसाल था। दूसरा, यहां पे समाज भी पूरी तरह से अच्छे थे। समझ में आ रहा है, ये लोग आज जिस तरह धर्म है उस तरह का धर्म का ये लोग बात नहीं करते थे। ये लोग कुछ अलग हट के बात करते थे, और इनकी विशेषता थी। अभी हम सब टॉपिक के बारे में एक एक करके देखेंगे। नगर नियोजन कैसा था, समाज कैसा था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, धर्म कैसा था, कृषि पे लोग क्या करते थे, महत्वपूर्ण स्थल वहां का क्या क्या है, और सभ्यता के लास्ट में पतन कैसे हुआ, ये सभ्यता बेकार कैसे हो गया, मतलब कि आज अस्तित्व में क्यों नहीं रहा। हड़प्पा उस वक्त शहर था, तो आज शहर रहता था उसको विरत हो जाता, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो बेकार हो गया।
फिर हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था, इनकी आर्थिक गतिविधियां क्या थी, ये क्या काम करते थे, कैसा इनका जीवन यापन होता था, कैसी इनकी इनकम होती थी, अर्थव्यवस्था क्या थी। आज जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, ज्यादातर लोग भारत में कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो यहां भी हम उसी तरह का बात करेंगे। धर्म का बात देखेंगे कि यहाँ का धर्म कैसा था, कृषि की बात देखेंगे और महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे, फिर इसी में देखेंगे हम सभ्यता का। चलिए अब हम बात करते हैं पहला टॉपिक, हड़प्पा का नगर नियोजन। यहाँ पे नगरें कैसी बनी हुई थी। तो सबसे पहले ग्रिड नियोजन था, मतलब एक निश्चित नियोजन एक निश्चित तरीके से बनाया गया था, कोई प्लानिंग करके नहीं बनाया जाता है, उसी तरह प्लानिंग करके लग रहा था कि यह बनाया गया है। दूसरा, ईंटों का समान आकार, जो ईंट का प्रयोग किया गया था ना हड़प्पा में, उस सब का एक जैसा आकार था। अब समझ लीजिए उसमें मापने की व्यवस्था भी रही होगी तब ना एक जैसा आकार था, वरना एक तो छोटा एक तो बड़ा नहीं हो जाता। जबकि सब ईंट कैसा था, एक समान था, मतलब बराबर आकार का सब ईंट था। और ईंटों का आश्चर्य के बात है, ईंटों का धूप से पकाया गया था, धूप में रख के ईंट को पकाया गया था। ये जबरदस्त बात है कि नहीं। ईंट को पकाने का तरीका क्या था, धूप में रखकर पकाना। सड़क के किनारे प्रकाश की व्यवस्था, बीच से सड़क जा रही है और दोनों ओर लाइट लगा है, लाइटिंग लगा है, और एकदम स्ट्रीट लाइट, एकदम सीधा लाइट जल रहा है। समझ में आ रहा है, कितना सुंदर व्यवस्था था। मुख्य सड़कें समकोण पर काटती थी, जैसे मान लो सड़क का एक रोड इधर से आ रहा है और एक रोड इधर से आता है, ये 90 डिग्री पे काट रही है। आज भी देखते हैं कि नहीं, चौक वगैरह बीच में होता है कि नहीं, जब मेन सड़क दो को मिलता है, दो कोई भी नेशनल हाईवे या कोई भी दो राष्ट्रीय हाईवे, कोई भी दो मेन सड़क, तो वहां पे इसी तरह था। अपवाह प्रणाली की बेहतरीन व्यवस्था थी, जो भी गंदी नलियों के पानी होते थे उसके निकलने की एक प्रॉपर व्यवस्था थी और एक प्रॉपर जगह से वो निकलता था। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज तो देखिए ना, जहां मन तहां गंदगी हम फेंक रहे हैं, ये गलत चीज है कि नहीं। स्वच्छ भारत अभियान इसी के लिए तो चालू किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कितना अच्छा अभियान है कि हम लोग साफ सफाई से जुड़े, साफ रखें, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास है। हम यदि स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मन होगा, और खुद इधर स्नान उस्नान नहीं करना है, नहाना होना नहीं है, तो क्या करेंगे, दिन रात खुजराते रहेंगे, पढ़ेंगे क्या। वो छोड़ दीजिए, घर के बाहर यदि कचरा है, ठीक है, कीचड़ लगा है घर के बाहर, अब क्या होगा, घर के बाहर कीचड़ लगा, बहुत कीचड़ है, कचरा है, मच्छर आएगा, काटेगा, बीमारी होगा, और तरह तरह का बीमारी देखे जाएगा। इसलिए हमेशा हमें गंदगी से बचना चाहिए, साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी कहते थे ना कि फटा हुआ कपड़ा ही पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ तन, शरीर में स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। नहीं नहाइएगा अजीब टाइप का लगेगा, नहीं साफ सुथरा में रहिएगा अजीब टाइप का लगेगा, और वही लोग तो बेकार हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसमें हमसे आगे थे अफवाह प्रणाली में। आज हम नालियों से जहां चाहते हैं वहां पानी गिरा देते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन इनके पास प्रॉपर व्यवस्था थी, ये रोडों में पानी नहीं बहाते थे, सड़कों में पानियां नहीं बहाते थे। स्नानागार में टाइल्स का प्रयोग, जो नहाने का जो घर होता है वहां टाइल्स लगाते थे। सोच लीजिए, ये लोग क्या लगाते थे, टाइल्स का प्रयोग किए थे ये लोग तब के जमाने में। शुरुआत हो रहा है ह्यूमन सभ्यता का, उस वक्त ये लोग टाइल्स लगा लिए। कुछ घरों में कुआं भी मिला है, पर्सनल कुआं। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाला बात है, यदि कुछ घर में पर्सनल मिला है और कुछ घर में कुआं नहीं, इसका मतलब कि कोई अमीर कोई गरीब भी रहा होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते फिक्स कि सब बराबर थे, क्योंकि सब बराबर रहते इसका मतलब सबका घर में कुआं, सबका घर में टाइल्स, लेकिन कुछ घरों में कुआं मिला है कुछ में नहीं मिला है। वहां जो ईंटों का आकार था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात था 1:2:4 में। ये बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े भवन, ये सब में इसका उपयोग किया गया था, ये ईंट का 1:2:4 के अनुपात। बड़े बड़े भवन जैसे जो हो सकता है कि सबका एक जगह बैठक करने का रूम बना हो, ठीक है, बहुत बड़ा तालाब के अंदर कोई भी चीज बना हो, तो इन सारी चीजों में इसका उपयोग किया गया। ऊंचा भाग हमेशा पश्चिम में होता था, वहां का दो तरह का भाग में बटा हुआ था, कुछ ऊंचे भाग कहलाते थे और कुछ नीचे भाग में मकान बने हुए थे। ऊंचे भाग पश्चिम में होते थे और नीचे भाग। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता के हम लोग समाज के बारे में देखते हैं, वहां का समाज कैसा था। तो वहां के जो समाज थे, पहली बात तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। इनका समाज जो था शहरी सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था, हमारी तरह ग्रामीण सभ्यता नहीं था, नगरीय सभ्यता था। वहां मध्यम वर्ग का बोलबाला था, मतलब एक समाज ठीक रहा होगा। मध्यम वर्ग का जहां भी बोलबाला हो वहां समाज ठीक रहा होगा। अमीरों का बोलबाला बड़ी दिक्कत करता है। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में जब देख रहे थे तो देखे कि नहीं, अमीरों को बोलबाला कितना दिक्कत कर दिया, कितना क्रांति करवा दिया। यदि आप किसी का शोषण कीजिएगा, किसी को ठगिएगा और हद से ज्यादा किसी का शोषण हो जाना,
क्या क्रांति का शुरुआत है? नॉर्मल आदमी रहे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सोच लीजिए, एक आदमी को आप एक बार गाली दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, 10 बार दीजिए, एक समय तो उसको गुस्सा आएगा ना, वो अपना क्रांतिकारी रूप लेके तो आएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि एक सीमा तक हम लोग कुछ भी चीज को कर सकते हैं, बाकी क्रांति का तो प्रतीक होता ही है। लेकिन मध्यम वर्ग क्या ज्यादा तो किसी को तड़ पाएगा नहीं। अमीर क्या करता है, बड़े 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 लोग क्या करते हैं, वो अपने मुनाफे के लिए गरीबों का शोषण करते हैं। सारे नहीं है बट कुछ तो ऐसा करते हैं, अधिकतर करते हैं। तो यहां पे मध्यम वर्ग का बोलबाला था, और आपको पता है कि जहां भी मध्यम वर्ग का बोलबाला होगा वहां की स्थिति थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। इसका मतलब यहां मध्यम वर्ग का उपयोग किया, मतलब यहां अमीर गरीब और मध्यम तीनों था। घर के बने डिजाइन से भी पता चलता है और घर में पाए गए अवशेष से भी पता चलता है कि यहाँ 3 तरह के वर्ग थे। घरों में 3 तरह के वर्ग थे। कैसे? सबसे पहले धनी वर्ग, शासक वर्ग और मजदूर। सबसे पहले वैसे लोग थे जो अमीर थे। क्या थे? अमीर। दूसरे कौन थे? जो शासन चलाते थे, वहां की जो राजकाज व्यवस्था देखते थे। जैसा अभी देश का शासन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तो उसी तरह वहां का शासन व्यवस्था कौन देखते थे? जो वहां शासक वर्ग रहे होंगे। और तीसरा वर्ग वहां का एक जो था, जो मजदूर था, क्योंकि मजदूर के बिना हर काम असंभव है कि नहीं? मजदूर ही तो हर चीज किया है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर को बनाने में अहम योगदान मजदूर का। आप जो खाना खा रहे हैं उस खाना को उपजाने में अहम योगदान मजदूर का, किसान का। इसलिए तो आज का हमारा नारा है जय जवान जय किसान, और इसके बाद जय विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के बिना भी आज का लाइफ पॉसिबल नहीं है। और उसका जय संविधान, क्योंकि हम इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहते हैं। हम सबको समान अधिकार, समान शिक्षा, समान काम पे बात करते हैं, समान आत्मविश्वास, समान आत्मसम्मान, हर किसी के आत्मसम्मान है। हम उन चीजों की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ के लोग आभूषण एवं मनके भी पहनते थे। आभूषण पहनते थे मतलब कि इनके कुछ कुछ चीजों का ज्ञान होगा। आभूषण, और यहाँ पे सोने एवं चांदी का ज्ञान था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोने एवं चांदी का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी लोहा। लोहा का यहाँ पे ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता का लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग नॉर्मली किस चीज पे बात करते थे? आभूषण पहनते थे, सोने चांदी, ठीक है, इन सब से बना। टेरिकोटा की मूर्तियां वहां पे बनी होती थी। टेरिकोटा किसको बोलते हैं ये वर्ड समझ लेना, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। पकी हुई मिट्टी। बच्चा लोग खेलता है, दिवाली में दीप बनाता है अंदर दिया, तो मिट्टी तो क्या करता है कि मिट्टी शुरू में उसको अपना आकार दे देता है, ले आता है मिट्टी और आकार दे देता है। दीप का आकार दे दिया मिट्टी को, और आकार देने के बाद उसको क्या करता है, या तो पका देता है कुम्हार लोग, ठीक है, आग में, या तो उसको क्या किया जाता है, या तो उसको धूप में पका दीजिए। दोनों तरह से वो दीप बनेगा। बचपन में सब बच्चा सब घर में दीप बनाता है कि वो क्या करता है कि उसको ले आता है। बहुत कोई तो गाड़ी भी बनाता है, बहुत कोई तो चक्का भी बनाता है, कोई कोई डीजे भी बनाता है। तो हम उसी को बोलते हैं टेरिकोटा। क्या बोलते हैं? पकी हुई मिट्टी से जो भी मूर्ति बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं टेरिकोटा। उसको क्या बोलते हैं? टेरिकोटा, पकी हुई मिट्टी से। अब ध्यान समझिए, अब हम लोग जैसे भी डीजे बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उसी तरह यहाँ के लोग क्या करते थे? टेरिकोटा की मूर्तियां बनाते थे। लेकिन एक आश्चर्य वाली बात है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की, मतलब स्त्री की टेरिकोटा की मूर्तियां ज्यादा मिली है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टेरिकोटा की मूर्ति मिली है, ये सही बात है, किसकी ज्यादा मिली है? स्त्रियों को, तुलनात्मक रूप से किसके? पुरुषों के। यहां तक आपको समाज समझ में आ रहा है? और यहाँ का समाज पूछेगा क्या हड़प्पा का समाज बटा हुआ था? हाँ बटा हुआ था। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन? धनी वर्ग, शासक वर्ग और मजदूर में। चलिए अब हम हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? अर्थव्यवस्था के बारे में। सुनो, अब अर्थव्यवस्था इसका कैसा था। सबसे पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था एक बेहद ही सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था थी। विदेश से ये लोग व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया तथा मिस्र से इनका संबंध, व्यापारिक संबंध पता चला है। मेसोपोटामिया का जो साहित्य है उसमें 3 तरह का स्टेशन का पता चला। स्टेशन मतलब जहां पे इन लोग का ठहराव होता था। क्या क्या है? एक तिलमुल है, एक माकन है और एक मेलुहा है। सिंधुवासी, सिंधु क्षेत्र के लिए मेसोपोटामिया के जो लोग हैं सिंधु क्षेत्र के लिए एक वर्ड का उपयोग करते थे जिसका नाम है मेलुहा। अब यहाँ पे याद रखना कि हिंदू जो आज बोला जाता है ना, एक्चुअली हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये वैसे लोगों के लिए प्रयोग किया गया था जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे। मतलब कि जो भी विदेशी थे वो क्या करते थे, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, उनको शायद थोड़ा बोलने में तकलीफ हुआ
या दिक्कत हुआ तो वो सिंधु के बदले हिंदू बोल दिए, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को, और तब से हो गया हिंदू। एक्चुअली हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू उन लोगों का नाम है जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, लेकिन बाद में यही हिंदू पूरा फैल गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो धर्म है इसको बोलते हैं सनातन धर्म, जो एक शुरुआत से ही चलते आ रहा है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया था जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे। इसी तरह अब हम देखते हैं यहाँ की जो मोहर होती थी, मोहर मतलब हर जगह होता है, आज भी नोट है कि नहीं, देखिएगा वहां भारत सरकार का रहता है, भारत सरकार का वहां पे रहेगा, गांधी जी का फोटो रहेगा, अशोक चक्र रहेगा। उसी तरह यहाँ का मोहर जो था ये वर्गाकार था, कैसा था, वर्ग के आकार का था। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सिंधु सभ्यता था त्रिभुजाकार, और यहाँ का जो मोहर मिला था वो कैसा था, वर्गाकार। और ये मोहर बना था स्टेटाइट से, किससे बना था, स्टेटाइट से। समुद्री पतन, अब देखिए विदेश से व्यापार कीजिएगा तो समुद्र होते हुए जाइएगा तो समुद्र में पतन बनाइएगा कि नहीं, तो यहाँ पे समुद्र 3 में पतन था, एक रंगपुर था, दूसरा सोमनाथ था और तीसरा बालाकोट था। रंगपुर, सोमनाथ, बालाकोट। उसके बाद यहाँ पे जो लोग लंबाई नापते थे, लंबाई नापने के लिए उस समय फुट प्रणाली का उपयोग किया जाता था। अभी भी आदमी बोलता है कि 1 फुट 2 फुट, तो ये फुट प्रणाली का जो उपयोग किया जाता था लंबाई नापने के लिए, ये कब किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता के समय। इसके बाद आपने सुना होगा सौराष्ट्र का नाम, ये सौराष्ट्र कहाँ है, ये गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। और यहीं से मापने वाला कोण का प्रमाण मिला है कि कोण मापने का उस समय यंत्र हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में जो धातु पाया गया, धातु जो भी व्यापार होता था वो कहाँ से मंगाया जाता था। जैसे हम सोना की बात कर रहे हैं तो ये लोग सोना का मंगाते थे अफगानिस्तान से, ईरान से और कर्नाटक से। सोना 3 जगह से मंगाया जाता है हड़प्पा में, अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक। इसके बाद टीन की बात कर ले तो टीन ये लोग मंगाते थे अफगानिस्तान से और ईरान से। हम जेड की बात कर ले तो ये लोग इसको पामीर की पहाड़ियों से लाते थे, पामीर की पहाड़ियों से। स्टेटाइट, अभी हमने बताया कि जो वहां का मोहर बना होता था वो स्टेटाइट का बना होता था, ये लोग इसको मंगाते थे ईरान से। बिटुमिन, ये कोयला का एक टाइप्स होता है, इसको ये लोग मंगाते थे बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से। तांबा, खेतड़ी और बलूचिस्तान से। क्वेश्चन भी था कि खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है और कहां है, तो खेतड़ी तांबों के खान के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में। लेपिस लेजुली, ये अफगानिस्तान से मंगाते थे। टर्क्वाइज, ये खुरासन तथा हिंदुकुश की पहाड़ियों से लाते थे। लेड मतलब पारा होता है और ये इनको दक्षिण भारत से मिलता था। कहां से मिलता था, सभ्यता के धर्म की बात कर लें थोड़ा सा, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग किसी विशेष धर्म के थे, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का चीज मिला है। यहाँ पे कोई विशेष धर्म का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई धर्म भी नहीं था। मतलब ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, धरती माँ की पूजा करते थे। कोई एक लेडी सोई हुई रहती थी, उसके पेट से एक वृक्ष निकला हुआ रहता था। ये दिखाते थे कि ये पूरा जो जितना भी सृष्टि का जन्म हुआ है ये एक मातृभूमि से हुआ है, मातृ देवी से हुआ है। ये पशुपतिनाथ महादेव की पूजा करते थे जिसको आदि शिव भी बोला जाता है। ये लोग स्त्री एवं पुरुष जननांग की पूजा करते थे, स्त्री और पुरुष जननांग की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, कुबड़ साण की पूजा करते थे, बतख एवं कबूतर तथा एक सिंगी गेंडा की भी पूजा करते थे। इससे ये चीज पता चलता है कि तो पूजा तो करते थे। साथ में कालीबंगन और लोथल के जो लोग थे यहाँ पे अग्निकुंड बना के रखे थे, क्योंकि यहाँ के अवशेष से खुदाई के समय कालीबंगन और लोथल से हमको क्या मिला है, अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। देखिए अब हम हड़प्पा सभ्यता के कृषि के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तुम लोग समझना, यहाँ की जो कृषि थी ये बाढ़ पर निर्भर थी। किस पर, बाढ़ पर। जो बाढ़ का पानी था उस पर यहाँ की कृषि निर्भर थी ज्यादातर, अधिकतर मात्रा में। सभ्यता का प्रथम उत्पाद क्या था, ये सूत था। सूत यहाँ पे जो प्रमुख उत्पाद था और प्रथम उत्पाद था सभ्यता का सिंडन। ग्रीक के लोग इस सूत को क्या नाम दिए थे, सिंडन। ग्रीक के लोग इस सूत को सिंडन बोलते थे। मेहरगढ़ में जो प्रमुख उत्पाद था वो गेहूं था और लोथल चावल के लिए फेमस था। कालीबंगन से हल तथा जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कि लकड़ी से बना हुआ हल था उस समय। किससे, लोहा से नहीं, लकड़ी से। और उसका जुता हुआ क्या मिला, प्रमाण मिला है। कब, कालीबंगन। अब एक सवाल उठता है कि लोहा से क्यों नहीं फल बना था वहां पे जो हल होता है उसका, क्योंकि लोहा उस समय था ही नहीं, तो वो लोग लकड़ी से काम चलाते थे। किस चीज से, लकड़ी से। अब हम देखते हैं इसका प्रमुख स्थल, तो कौन कौन स्थल है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ये प्रमुख स्थल देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे स्थल थे। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ये सिंध में स्थित है, सिंध पाकिस्तान के प्रांत है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं चनुदड़ो, ये भी सिंध प्रांत में है जो पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में मजूमदार एवं मैके ने की थी। लोथल, ये क्या है, तो लोथल गुजरात में है, भगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज 1957 ईस्वी में आर राव द्वारा की गई थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कालीबंगन, तो कालीबंगन कहाँ, ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर ये भी गुजरात में है और ये भाबर नदी के किनारे है। रोपड़ ये पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, ये हिंडन नदी के किनारे है। इस बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो ये हिंडन नदी के किनारे है। धोलावीरा गुजरात में है और ये लूनी नदी के किनारे है। पता है लूनी नदी राजस्थान में भी बहती है। हड़प्पा कहाँ है, तो ये पंजाब में है और ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई। देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो ये इसका पतन कैसे हुआ, अब हड़प्पा सभ्यता पूरा हम लोग देख लिए, ये बर्बाद भी हो गया। व्हीलर और गार्डन चाइल्ड का कहना था कि आर्यों के आक्रमण के कारण आर्य लोग जो थे वो आक्रमण कर दिए थे, कहां पे, हड़प्पा के लोगों पे, और अचानक बुरी तरह उनको मारा था। तो सोच लीजिए कि इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, क्या सभी आदमी को एक बार मार पाना पॉसिबल था, या मार दिया होगा, मतलब इसमें सच्चाई हो सकती है लेकिन पूरी रूप से नहीं मान सकते। तो अगले आदमी थे फेयर चाइल्ड, इन्होंने कहा पारिस्थितिकीय समस्या, ठीक है, तो पारिस्थितिक समस्या एक ही साथ सब जगह आ जाएगा, एक ही साथ सब मर जाएगा, ऐसा भी नहीं था। उसके बाद क्या था, नदियों के मार्ग में बदलाव, किसने कहा, डेल्स और एमएस वत्स और लेम्ब्रिक ने क्या कहा कि नदी अपना मार्ग बदल ली। जैसे हड़प्पा मान लीजिए रावी नदी किनारे, रावी ने मार्ग बदल दिया और हड़प्पा को डुबा दिया। मोहनजोदड़ो जो मूवी आया देखा होगा, उसमें बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो डूबा था, कम बारिश के कारण। स्ट्रीट ने कहा कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुआ इसलिए। बाढ़ के कारण किसी ने कहा कि इतना ज्यादा पानी आ गया कि मैके और एस आर राव ने कहा कि इतना ज्यादा पानी आ गया कि पूरा हड़प्पा सभ्यता बेकार हो गया। कोई कहा नहीं भूकंप आया ना तो सब गिर गया और जमीन के अंदर चला गया। क्या किसने कहा, रेक्स ने। प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार माना केनेडी ने। अब ध्यान से समझिए, इन सबको देखिएगा तो आपको पता चलेगा सब में सच्चाई है। तो कुछ हुआ यूं होगा कि हो सकता है कि हर जगह अलग अलग डूबने का अलग अलग कारण रहा होगा। तो इस प्रकार हम लोग हड़प्पा सभ्यता के आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे।